नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 के अंतर्गत मैं आपको आज पल्लव वंश के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सातवाहनों के पतन के पश्चात ईसा की चौथी शताब्दी में दक्षिण भारत में एक नवीन राजवंश पल्लव राजवंश का अभ्युदय हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मत है, जिनमें प्रमुख रूप से रालिंशन है कि कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहानों के बीच के प्रदेशों में उनकी शक्ति का विकास हुआ था। कालांतर में उन्होंने कांचीपुरम और कावेरी के आसपास के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया तथा कांचीपुरम को अपने राज्य की राजधानी बनाया, इसलिए इतिहास में वे कांची के पल्लव के नाम से विख्यात हुए। उत्पत्ति और मूल निवास स्थान, काफ़ी मतभेद है इसमें इतिहासकारों में, फिर भी कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जैसे स्मिथ और राइस का मत है कि पल्लव पार्थियन मूल के थे जो कालांतर में दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे। MC रसनैगम का मत है कि पल्लवों का मूल निवास स्थान मणि पल्लवम था, इसी से वो पल्लव वंश कहलाया। स्वामी आयंगर का मत है कि तमिल शब्द तोंडेयर का रूपांतर पल्लव शब्द है, अतः यह स्पष्ट होता है कि तमिल भाषा में पल्लव का अर्थ लुटेरा होता है और अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि तोंडवल्लम ही पल्लवों का मूल निवास स्थान था और धीरे धीरे उन्होंने कृष्णा और कावेरी के प्रदेशों में अपनी शक्ति का विकास किया। पल्लवों का उत्कर्ष छठी शताब्दी के पूर्व का उनका जो क्रमबद्ध इतिहास है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सिंह वर्मन सबसे प्राचीन शासक थे, उनके पश्चात शिव स्कंदवर्मन, विष्णुगुप्त, सिंह वर्मन, ध्वनि सिंह आदि शासक हुए, किंतु उनमें सबसे अधिक जो इतिहास में जिनके बारे में जानकारी मिलती है वो है महेंद्र वर्मन। सिंह विष्णु के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन कांची के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में पल्लव चालुक्य एवं पल्लव पांडव संघर्ष हुआ और उसने अपने प्रदेशों में से बेगी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को देना पड़ा। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में शिव उपासक बन गया। वह महान निर्माता था, उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश के मंदिरों का निर्माण कराया था। वह लेखक भी था, उसने मत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना भी की थी। वह हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। उसने मत विलास, विचित्र चित्र, गुणभार आदि अनेक उपाधियां धारण की थी। उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम। उसने चालुक्यों के साथ संघर्ष जारी रखा और पुलकेशिन द्वितीय को अनेक बार युद्ध में पराजित किया। उसके शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी, जिसका उसने वर्णन किया है। उसने मल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन के पश्चात महेंद्र वर्मन द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। उसने भी चालुक्यों को बार बार युद्ध में परास्त किया। उसका उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन प्रथम हुआ। उसने भी चालुक्यों के साथ में संघर्ष किया। उसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसके पश्चात परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, दंतिवर्धन, नंदी वर्मन तृतीय शासक हुए और अंततः चोल शासक आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित को परास्त कर उसे मौत के घाट उतार दिया और चोलों का अधिकार स्थापित कर लिया। यदि हम शासन प्रबंध देखते हैं तो पल्लवों की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और इतिहास के दृष्टिकोण से उसे उच्च कोटि का माना जाता है। सर्वोच्च अधिकारी समस्त शक्ति, उदाहरण के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी की प्रमुख शक्तियां राजा में ही निहित होती थी, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था
थी। राजा ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता था एवं समस्त विभागों का प्रमुख होता था। वह प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्तियां करता था और उन्हें वो पद से हटा भी सकता था। उसके पश्चात वो मंत्री परिषद का भी गठन करता था, लेकिन मंत्री परिषद केवल उसे परामर्श देने के लिए होते थे। यह काल निरंतर युद्धों का काल था। पांड्य और चालुक्यों के साथ निरंतर उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। पल्लवकालीन संस्कृति यदि हम देखते हैं तो सामाजिक दशा के अंतर्गत वहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मणों का आदर होता था और ऐसा भी कहा गया है कि शूद्रों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता था। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक पत्नी विवाह और बहु विवाह की प्रथा प्रचलन में था। सामान्य लोग एक पत्नी विवाह और राजघराने के लोग, उच्च वर्ग के लोग बहुपत्नी विवाह करते थे, इसलिए उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। आर्थिक दशा यदि हम देखते हैं तो कृषि और व्यापार दोनों ही अर्थव्यवस्था के आय के साधन थे। कृषि और व्यापार दोनों ही उन्नत दशा में थे और बृहत्तर देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। यद्यपि कर बहुत अधिक नहीं थे, परंतु कर कठोरता के साथ वसूल किए जाते थे। आर्थिक दृष्टि से देश संपन्न था, ऐसा हेमसंग ने भी अपने यात्रा विवरण में लिखा है। धार्मिक दशा, हिंदू धर्म की विशेष उन्नति इस युग में हुई है और जैन धर्म व बौद्ध धर्म की अवनति हुई है। वैदिक यज्ञ कर्मकांड हुए हैं। हिंदू धर्म के प्रचार ने संपूर्ण दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। साहित्यिक उन्नति की दृष्टि से देखते हैं तो यह साहित्यिक उन्नति का काल था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन, संस्कृत विद्वान भारवी ने श्री विष्णु की राज्यसभा में उसमें था और राज्यसभा में भास व शूद्रक के नाटकों का अभिनय होता था। पल्लव शासकों ने संस्कृत भाषा के विकास में अपना योगदान दिया। साथ ही तमिल साहित्य की भी बहुत अधिक उन्नति हुई है। तमिल ग्रंथ तमिल कुरल इसी समय लिखा गया है। कला की दृष्टि से देखते हैं तो स्थापत्य कला और शिल्प कला की अपार उन्नति हुई है। पल्लवों की वास्तुकला शासकों के नाम पर आधारित है, जैसे महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, अपराजित शैली। मंदिर कला के विकास में पल्लव कला की विभिन्न शैलियों का महान योगदान है। कला की इन शैलियों का क्षेत्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया और बृहत्तर भारत की कला भी पल्लव कला से प्रभावित हुई है। धन्यवाद।